हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक न्यूज़ एनालिसिस पर। आज हम इतिहास से एक महान शासक हर्षवर्धन का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं हर्षवर्धन और उनके वंश पुष्यभूति वंश के बारे में। सबसे पहले यह इतिहास शुरू होता है पुष्यभूति अर्थात पुण्यभूति संभवतः पौराणिक कैरेक्टर हैं। इनके बाद नरवर्धन जो 500 ईस्वी से 525 ईस्वी तक शासन किए। उनके बाद राज्यवर्धन प्रथम जो 525 ईस्वी से 555 ईस्वी तक शासन किए। उनके बाद आदित्यवर्धन जो 555 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किए। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और उनके बाद हर्षवर्धन। वर्धन वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन को माना जाता है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे हर्षवर्धन द्वारा चलाए गए सिक्के को, जो कि 606 ईस्वी से 649 से 647 ईस्वी तक ईस्वी के बीच जारी किया गया था। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य का कुछ अवशेष जो थानेसर में स्थित है, थानेसर के आसपास वर्तमान समय के हरियाणा राज्य में हर्ष का टीला के नाम से प्रचलित है। ये आप इसमें देख सकते हैं। आइए उस समय के कुछ राज्यों को हम देखते हैं। इस भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं पुष्यभूति वंश का राज्य जो हरियाणा पंजाब के जस्ट नीचे के क्षेत्र में फैला हुआ था, और उसी के नीचे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके नीचे मध्य प्रदेश का मालवा और विदिशा क्षेत्र आता है जो गुप्त वंश के साम्राज्य का हिस्सा था। उसके नीचे चालुक्य वंश जहाँ के राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय थे अर्थात हम बोल सकते हैं कि वर्धन वंश का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में कामरूप जो वर्तमान समय का असम कहलाता है, उत्तर में थानेश्वर हरियाणा और पश्चिम में मालवा के क्षेत्र तक फैला हुआ था। आइए जानते हैं दोस्तों पुष्यभूति वंश के बारे में। वर्धन वंश संस्थापक पुण्यभूति वर्धन, राजधानी थानेसर। प्रभाकर वर्मन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से सबसे अधिक महत्वपूर्ण इतिहास वर्धन वंश का प्रभाकर वर्मन से शुरू होता है। प्रभाकर वर्मन के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिनका नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजकुमार गृहवर्मा से हुआ था। कन्नौज के नीचे एक राज्य था मालवा जहाँ के राजा देवगुप्त थे, जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देवगुप्त गुप्त वंश के ही शासक थे, उत्तरकालीन गुप्त वंश के। बंगाल में गोंड वंश का शासन था, जिसका शासक तत्कालिक समय के शशांक थे। शशांक और देवगुप्त में बहुत परम मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे, देवगुप्त और शशांक। शशांक वही शासक थे जिन्होंने बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया था और गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी, जिसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी।
जाहिर सी बात है दोस्तों कि राजश्री राज्यवर्धन की बहन थी और अपने बहन के पति के हत्यारे को राज्यवर्धन कैसे छोड़ सकता था। इसी कारण राज्यवर्धन ने प्रतिशोध में जाकर देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का मित्र था शशांक और शशांक ने धोखे से प्रतिशोध लिया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहीं से वर्मन वंश और आसपास के राज्यों में तनातनी दुश्मनी कुछ अधिक फैल गई। राजश्री इन सब को देखते हुए सती होने के लिए विंध्याचल चली जाती है, जिसे हर्षवर्धन के द्वारा बचा लिया जाता है। हर्षवर्धन राजश्री का दूसरा भाई। हर्षवर्धन ने अपने बहन के राज्य कनौज को खतरे में देखते हुए अपनी दूसरी राजधानी कनौज में बनाई। हर्षवर्धन को भीय स्मिथ द्वारा अंतिम हिंदू शासक माना गया है। हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। हर्षवर्धन के निधन को भारतीय इतिहास के परिवर्तन बिंदु की संज्ञा दी गई है। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट उस समय के बहुत प्रख्यात कवि थे, जिनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें हर्षचरित्र एवं कादम्बरी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और हर्षचरित्र के अनुसार ही वर्धन वंश के इतिहास को बताया जाता है। हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे, स्वयं एक लेखक थे। हर्षवर्धन के द्वारा भी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें प्रमुख रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागनंद है। ये पुस्तकें आपके परीक्षा के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागनंद के लेखक खुद स्वयं हर्षवर्धन थे। हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। हेनसोंग ने भारत में 16 वर्ष तक शरण ली, जिसमें 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम के व्यू से। भारत में 16 वर्ष तक हेनसोंग रहा, जिसमें 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसके समय नालंदा के प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल शिलभद्र थे। हेनसोंग ने हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताया था। वर्तमान समय में अगर बात करें तो ओबीसी, हर्षवर्धन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे हेनसोंग के अनुसार। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रवि कीर्ति से संस्कृत भाषा में लिखवाया था ऐहोल अभिलेख को। और इसी अभिलेख में जिक्र है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हुए एक युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। रवि कीर्ति जैन धर्म से संबंधित था। इस अभिलेख में वर्णित एक युद्ध के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन के शासन में मथुरा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपना दूत चीन भेजा, क्योंकि चीन से हर्षवर्धन के शासनकाल में व्यापारिक मित्रता बढ़ गई थी। हेनसोंग का आके हर्षवर्धन के दरबार में आना, हर्षवर्धन के विषय पे पुस्तकें लिखना चीन को हर्षवर्धन की तरफ आकर्षित कर रहा था और हर्षवर्धन भी चीन की तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसलिए 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपना दूत चीन में भेजा था। अगर महत्वपूर्ण बिंदु का बात करेंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं हर्षवर्धन के समय के कुछ राज्य।
ये जो येलो कलर से डीप कलर है ये हर्षवर्धन का साम्राज्य था, जिसके उत्तर में आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में नेपाल बसा हुआ था। पूर्व दिशा में कामरूप जो कि असम के नाम से अभी जाना जाता है। दक्षिण में कलिंग, दक्षिण पूर्व दिशा में कलिंग जो कि उड़ीसा के नाम से अभी जाना जाता है। दक्षिण में चालुक्य, कर्नाटक राज्य, चालुक्य वंश का शासन था। और नीचे की ओर आते हैं तो पल्लव वंश, चोल वंश और पांड्य वंश जो कि केरला, तमिलनाडु के क्षेत्र में बसे हुए शासक थे। उत्तर की ओर जाते हैं, पश्चिम उत्तर की ओर, तो कपीसा, गुर्जर और कश्मीर का क्षेत्र आता था।